नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर आपके साथ। ठंड बढ़ती जा रही है पर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। आज राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलडी हो। लेकिन सबसे पहले बात 26 जनवरी को हुए अमित शाह के नेतृत्व में जाट सम्मेलन की। आखिर इस जाट सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है वो ये था, ये प्रचारित करना कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब उसमें कई सवाल उठते हैं। ये सही है कि वहाँ पे 250 के करीब जाट प्रतिनिधि थे। अब वो सारे समाज के नेता हैं या नहीं, या सर्वमान्य नेता हैं या नहीं, ये सवाल खड़े होते हैं। वहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जाट चेहरा आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे नाम उसमें ऐसे नहीं थे जो और नाम यहाँ से शामिल किए जा सकते थे। यानी कि जाटों की जो खाप बटी हुई हैं और जो खाप नेतृत्व करती हैं, जो खाप कहती हैं, उसे माना जाता है। खापों के नेताओं को, मुखियाओं को, पंचों को उसमें मुझे दिखाई नहीं दिए। कैप्टन अभिमन्यु भी वहाँ थे, जिनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार है। एक संदेश अमित शाह ने ये देने की कोशिश की कि हमारा और आपका बड़ा पुराना साथ है और जैसे आप मुग़लों से लड़े वैसे ही हम मुग़लों से भी लड़े। ये बात कह के उन्होंने फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक संदेश दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए हमने विश्वविद्यालय की स्थापना और सम्मान दिए जाट समाज को। बहुत सी बातें उन्होंने कहीं, जाट अस्मिता की बातें उन्होंने की और बार बार ये कहा कि जाट हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। लेकिन जो असली पिक्चर शुरू हुई वो सम्मेलन के बाद शुरू हुई, जब उसमें जयंत चौधरी का नाम आया और ये कहा गया कि जयंत अच्छे आदमी हैं लेकिन शायद गलत घर में हैं। इससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई? एक तो ये ऑफ़र किया गया, न्योता दिया गया कि आप भाजपा के साथ आ जाइए। ये न्योते पहले भी अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते रहे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी जिक्र किया। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बहुत ही समझदारी से और एक बड़ा इसी मौके पर एक लगभग हमला भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी पे। उन्हें किसान आंदोलन और उस दौरान हुए किसानों की मृत्यु की याद दिला के उन्होंने तुरंत ट्वीट कर कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 परिवारों को दीजिए जो उजड़ गए हैं किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन एक जो छिपा संदेश था वो अलग था। हर एक नेता का ये कहना कि वो गलत घर में है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। एक ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये मैसेज दिया जा रहा है ताकि उनकी संदिग्ध निष्ठा जो है वो संदिग्ध हो जाए, उनके भरोसे पर थोड़े सवाल खड़े हो जाएं कि कहीं चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। ऐसा मैसेज देने से, ऐसा संदेश देने से क्या होगा कि कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और जो जाट समाज जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार छिटक रहा है और रालोद को एक उसका बड़ा हिस्सा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% जाट जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो कोर वोटर है रालोद का वो उनके साथ जा रहा है। अब उसको भरमाने के लिए ये भी एक कोशिश हो सकती है। दूसरा जो दिल को दुखी करने वाला मुद्दा है वो ये है कि पूरे मीडिया में सब जगह जाट लैंड, जाट मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम समीकरण। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो पहले चरण की 58 सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ जाटों और मुस्लिमों के अलावा कोई रहता ही नहीं, या उसके अलावा की जो वोट हैं उनकी किसी को चिंता ही नहीं। ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करें तो क्यों भाई, क्या और समुदाय और बिरादरियाँ यहाँ नहीं रहती? क्या यहाँ पे युवा नहीं रहते? क्या उनकी आकांक्षाएँ नहीं हैं? यहाँ पे ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो अच्छा माहौल चाहती हैं और नौकरियां चाहती हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बड़े इलाके में बड़े उद्योग नहीं हैं, युवा को पलायन ही करना पड़ता है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या दूसरे में हो। अगर आप देखें तो बहुत से युवाओं को यहाँ से दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद जा रहे हैं, आईटी की नौकरियाँ कर रहे हैं। ऐसे कोई साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ, नोएडा में ज़रूर, नोएडा गुड़गांव में थोड़े जॉब्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के लिए उन्हें जाना पड़ता है। इन बातों से हटकर बाकी और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उन बातों से हटकर सिर्फ जाट और मुस्लिम हो रहा है। ये मुझे अपने लिए और इस क्षेत्र के लिए, इस इलाके के लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है।
अब आज की जो यानी कि 27 जनवरी को जो राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हुई हैं, वो सबसे पहले अमित शाह जी की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना के बाद अब सीधे मथुरा जा रहे हैं और वृंदावन में माथा टेकने के बाद वो वहाँ पर भी संवाद करेंगे लोगों से, यानी कि कुछ जाट समुदाय वहाँ भी हो सकता है। वहाँ से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मथुरा से श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस बार थोड़ा मुश्किल में बताए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि मथुरा, अलीगढ़, इगलास, खास तौर पे हाथरस की बेल्ट और फतेहपुर सीकरी तक की बेल्ट, ये भी जाट बेल्ट है। यहाँ पे भी जाट काफ़ी संख्या में हैं, तो उन मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, शायद इसके लिए वो जा रहे हैं। इसके साथ आप जोड़िए कैराना और फिर मथुरा। ये मथुरा वही है जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है और केशव प्रसाद मौर्य यानी कि उप मुख्यमंत्री एक शिगुफा छोड़ चुके हैं कि काशी अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है। तो कहीं ये वो एजेंडा तो नहीं। हालांकि अमित शाह, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठंड, आंधी, तूफान, बारिश से घबराए बिना वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मथुरा के बाद उनका दादरी आने का कार्यक्रम है, जो गौतम बुद्ध नगर यानी जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे डोर टू डोर संपर्क करेंगे। खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाज़ियाबाद में डोर टू डोर संपर्क करेंगे। योगी जी अपनी मेहनत, अपना जो आज का उनका एजेंडा है वो बिजनौर का है, वो बिजनौर में चुनावी माहौल को गरमाएंगे। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी स्वयं मुजफ्फरनगर जाके कैराना और इन जो तान छेड़ी है बीजेपी ने उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, जाएंगे और लोगों से मेल मिलाप करेंगे। पंजाब में भी आज राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हैं। स्वयं राहुल गांधी पंजाब पहुंच रहे हैं। वो अमृतसर में अपने 117 जो प्रत्याशी हैं उनके साथ पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद एक दुर्गियाना मंदिर जाएंगे और एक वाल्मीकि स्थल पर भी जाएंगे, ताकि सारे जो कोर वोटर्स हैं उनको एक साथ किया जाए, मेल मिलाप किया जाए और जो धुंध छा रही है कि वहाँ कांग्रेस में आपसी मनमुटाव है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन जो गतिविधियां होंगी उनसे क्या संदेश निकलेंगे, कहाँ लड़ाई पहुँचेगी, क्या उसे दिशा मिलेगी, इस पर हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।